हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये यूनिट चल रही है और डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। इसमें आज हम लोग आ गए हैं LCR सर्किट के बाद। मैंने डिस्कस कर दिया था LCR सर्किट प्रीवियस वीडियो में। आज डिस्कस कर रहे हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में। कोई भी हमारे पास अगर सर्किट है, ऐसी सर्किट, तो आप देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल के हेल्प से हम उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये बताऊँ, और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आएगा, उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो आप देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपके पास एक LCR सर्किट गिवन है तो आप जानते हैं कि फॉर ए LCR सर्किट, आप जानते हैं LCR सर्किट के लिए कि जो उसका इम्पीडेंस होता है, ये इम्पीडेंस होता है Z इजिकल टू √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर। ये होता है इसका इम्पीडेंस। एंड जो tan phi होता है, आप लिखेंगे इफ़ phi be द फेज एंगल बिटवीन V एंड I, देन फार्मूला आप जानते हैं। ये जो टेंजेंट फाई होता है, ये कितना होता है? ये होता है XL डिफरेंस XC अपॉन R। तो जो tan थीटा का फॉर्मूला है, अगर आप इससे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें तो वो इम्पीडेंस ट्रायंगल होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ मैं। आप देखेंगे कि अगर इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, अगर ये एंगल है फाई, तो आप देखिए इसका जो बेस है ये होगा R, ये होगी इसकी रिएक्टेंस XL डिफरेंस XC। तो जो हाइपोटेनस होगा इसका, ये चीज़ ये Z हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं Z इजिकल टू √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं R² प्लस X²। और X की वैल्यू कितनी है? XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है। इसमें इसकी हेल्प से आप देखिए, आपको अगर ये पता है कि भाई कितना फेज एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो आप डायरेक्ट tan phi निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं tan phi वहाँ से, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पता है कि भाई कितना R है और कितना X है, यानी कितना इसका रिएक्टेंस है, तो भी आप Z निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। यहाँ से आप देखिए जो हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म और पता लग रहा है, जिसको हम cos phi कहते हैं। और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है पावर कंजम्पशन में। AC सर्किट्स की जो पावर कंजम्पशन होता है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है cos phi। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि आप देखिए पावर फैक्टर cos phi। अगर cos निकालना है कितना होगा, दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप देखेंगे R अपॉन Z। इससे हम लोग निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। अगर आपके पास ये LCR सर्किट की हम बात करें तो होगा R अपॉन Z की वैल्यू होगी √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर। किसी भी सर्किट की बात कर सकते हो आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि LCR सर्किट ही हो। अगर मान लीजिए कि ये LC सर्किट है तो आप देखेंगे कि
LC सर्किट में जो R होता है वो 0 होता है। अगर R 0 होगा तो जो पावर फैक्टर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे कि RL सर्किट है तो ये R और ये XL, तो Z √R² प्लस XL² होगा। तो कोई भी सर्किट हो तो उसके लिए आप लोग ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है हमारे सामने, रेजोनेंट सर्किट्स। रेजोनेंट सर्किट्स जो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसको हम रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। और जो रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। तो आप देखिए रेजोनेंट सर्किट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें से जो पहला सर्किट है यह सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। सीरीज़ का मतलब यह है कि यहाँ पर जो तीनों कंपोनेंट हमारे पास हैं L, C और R, ये तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। हमारे पास एक AC सोर्स है, ये आप देखिए एक AC सोर्स है। और AC सोर्स में 3 कंपोनेंट ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक कैपेसिटर C और एक इंडक्टर यानी एक कॉइल L, ये कनेक्टेड है। जो सोर्स वोल्टेज है V = V0 साइन ओमेगा t। बताया था करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फ्लो होगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऐसे फ्लो होगी। इसलिए करंट को हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, खाली आई से रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट लगाकर, डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। अब आप जानते हो कि इस सर्किट के लिए जो इम्पीडेंस होगी Z, ये होगी Z √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, ये होगी। आप जानते हैं कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc। तो Z हो जाएगा √R² प्लस ओमेगा L डिफरेंस 1/ωc, ये भी आप कह सकते हो। ये फार्मूला हो गया इम्पीडेंस का। आप देखेंगे कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो होगी I = V/Z। जैसे V/R होता है वैसे V/Z हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि I = यानी करंट इन AC सर्किट, करंट इन सीरीज LCR सर्किट, ये हो जाएगी I = V/Z। ये होगी Z की वैल्यू पुट कर दो V/√R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंसी कंडीशन की। कल मैंने आप लोगों को 3 केस बताए थे। केस फर्स्ट में बताया था कि व्हेन VL इज़ ग्रेटर देन VC, फिर बताया था सेकंड केस व्हेन VL इज़ लेस देन VC। ये 2 केस बताए थे और थर्ड केस था रेजोनेंस का। तो आप अगर इसका फेजर डायग्राम प्रिपेयर करें तो आपको एक नई बात पता लगेगी। आप ये मानिए कि जो इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है यह है VR, जिसकी वैल्यू थी I × R, कल डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा VC = I × XC, ये कल बताया था मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा VL = I × XL। आप जानते हैं कि जो XC और XL हैं वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस हैं C और L की, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
अब अगर हम लोग जो केस थर्ड वाली कंडीशन है उसकी अब हम बात करते हैं। केस थर्ड वाली बात क्या थी? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस। कब रेजोनेंस हो रहा था? कि जब VL और VC ये इक्वल थे। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस आप बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। इन केस ऑफ रेजोनेंस क्या ले रहे थे हम लोग कि जो VL था ये VC के इक्वल था। मैंने बताया था आप लोगों को कि फेजर डायग्राम प्रिपेयर करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी V और I में से तीनों एलिमेंट में सेम है उसको हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो करंट I है वो तीनों एलिमेंट में कॉमन है, इसलिए आप लोग ये लेंगे I को, ये लिया आप लोगों ने I। फिर आप देखिए कि R में तो करंट है ये और जो वोल्टेज है ये VR है। आपको याद होगा कि R सर्किट में V और I सेम फेज में हुआ करते थे, इसलिए जो VR होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये होगा VR। उसके बाद आप आ जाइए VC, यहाँ पर ये C सर्किट में आइए, आप देखिए करंट इसी तरफ है और जो VC है वो कहाँ होगा? तो आपको ध्यान होगा कि C सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है करंट से π/2 एंगल से। ये होगा VC, π/2 के एंगल से लैग करेगा। और उसके बाद आ जाइए L सर्किट में, करंट ये है और जो वोल्टेज होगा VL वो I से लीड करता है। लेकिन इस केस में क्या बताया गया कि यहाँ पर जितना VC था उतना ही VL है, जितना VC था उतना ही VL है। तो जब VC और VL इक्वल है और आपको निकालना रिजल्टेंट, तो आप देखेंगे यहाँ से कि जब ये तीन वोल्टेज हैं, ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट वोल्टेज बचेगा वो कौन सा बचेगा? वो यही बचेगा, खाली एक ही वोल्टेज बचा और ये जो होगा यही नेट वोल्टेज हो जाएगा, V = VR हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट में, वो बात निकल के ये आती है कि दो बातें होती हैं एक साथ। एक तो ये कि जो नेट वोल्टेज होता है वो केवल रेजिस्टेंस पर जितना वोल्टेज होता है उसके इक्वल हो जाता है। जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया वही वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस पर अपीयर होगा, वही इसका रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। और दूसरी बात कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज़ में आते हैं, उनके बीच जो फेज़ डिफरेंस होता है वो ज़ीरो हो जाया करता है। और क्योंकि फेज़ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो फाई ज़ीरो हो जाएगा, और जब फाई ज़ीरो हो जाएगा तो आप देखिए कि जो पावर फैक्टर होता है cos φ = R/Z, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो फाई की वैल्यू है वो हो गई 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो पावर फैक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा। एक तरह से और समझ लीजिए कि जब VL और VC आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? आप समझिए इस बात को, समझ के ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस आपने बताया कि जो VL है ये VC के इक्वल होना चाहिए। जब VL = VC तो VL कितना है? I × XL और VC कितना है? I × XC। इससे ये कैंसिल। तो जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस रहेगी ये रहेगी XL मस्ट बी इक्वल टू XC। जब XL और XC आपस में इक्वल हो जाएंगे, आप देखिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि जिस पर XL और XC इक्वल हो जाएंगे। क्या हुआ देखिए मैं आपको बताऊं। एक्चुअली हुआ यहाँ पर ये है कि या तो आप लोग जो AC सोर्स यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप वेरिएबल रखो, उसको आप चेंज करते जाओ, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा = 1/√LC।
ओमेगा इजिकल टू 1/√LC ये होती है, उसके इक्वल हो जाएगी। या अगर बात करें स्मॉल f की, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जब वो इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f इजिकल टू 1/2π√LC, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और चाहे फ्रीक्वेंसी f, जब वो मैच कर जाएगी तो उस केस में जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो VR के इक्वल हो जाएगा और VI और सेम फेज में आ जाएंगे। और एक और बात होगी कि जो XL है वो XC के इक्वल हो जाएगा। जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो इससे ये कैंसिल, तो जो Z होगा वो R के इक्वल होगा और वो मिनिमम हो जाएगा। और जब Z मिनिमम हो जाएगा तो आप जानते हैं I इजिकल टू V/Z, जो करंट होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये होती है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। देखिए बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपने लिखा कि XL इजिकल टू XC, ये हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, ये हो जाएगी Z इजिकल टू √R² प्लस XL डिफरेंस XC इसका होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो √R² प्लस 0, तो Z इजिकल टू R। और ये आप देखेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम इम्पीडेंस हो जाएगी। तो करंट इन LCR सर्किट, जो करंट होगी I इजिकल टू V/Z से, अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कि V/Z मिनिमम यानी V/R, और जब Z मिनिमम है तो जो करंट होगी ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप देखिए दो बातें यहाँ पर और होंगी, एक तो ये कि जो इम्पीडेंस होगी ये मिनिमम हो जाएगी और जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगी। कब हो जाएगी, व्हेन XL इजिकल टू XC। तो XL इजिकल टू XC कब होगा, आप लिखेंगे देखिए यहाँ से कि एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जो होती है 2πf0 के इक्वल, XL XC के इक्वल हो जाएगा। XL कितना होता है, ω0L, ये कितना होगा 1/ω0C, तो ω0² इजिकल टू 1/LC, तो ω0 इजिकल टू 1/√LC, ये हो जाएगी इसकी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जहाँ पर लिखा है ω0, ये होगा 2πf0 इजिकल टू 1/√LC, या f0 इजिकल टू 1/2π√LC। ये इक्वेशन नंबर आएगी 4 और ये इक्वेशन नंबर आएगी 5। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 5 या 4 से जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी जो मैंने यहाँ पर निकाली है, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजिकल टू ω0 या f इजिकल टू f0 हो जाएगी, तो उस केस में जो XL है ये XC के इक्वल हो जाएगा। जब XL XC के इक्वल हो जाएगा तो Z जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, जो सर्किट में करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी और सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। सही है, ये पूरी बात है सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट की। मैं आपको बताऊंगा इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, समझिए ग्राफ। ये ग्राफ है इम्पीडेंस Z एंड फ्रीक्वेंसी F के बीच में, और जो दूसरा ग्राफ है ये है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये फ्रीक्वेंसी है और ये करंट है। आप देखिए कि ये है
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस जिसकी वैल्यू अगर ओमेगा होता हमारे पास ओमेगा और आई का, तो ये ओमेगा नॉट होता, और क्योंकि आई और एफ का है तो ये एफ नॉट है, ये एफ नॉट है। जैसे ही एफ इजिकल टू एफ नॉट होगा, जैसे ही एफ इजिकल टू एफ नॉट, एफ इजिकल टू एफ नॉट होगा तो क्या होगा, एक्स एल इजिकल टू एक्स हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा आर, क्योंकि एक्स एल इजिकल टू एक्स तो z इजिकल टू आर मिनिमम। तो आप देखेंगे कि उस वक्त जो z की वैल्यू है ये z मिनिमम, जो z मिनिमम है ये r इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी इम्पीडेंस। और जब इम्पीडेंस आप देख रहे हैं कि मिनिमम है तो जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। इस वक्त जो करंट की वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी, आई मैक्सिमम कितनी होगी, V अपॉन आर। ये जो होगा ये होगा आई मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होगी V अपॉन आर, ये हो जाएगा, ये होगा। अब आप देखो कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से बढ़ाते हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से बढ़ाएंगे तो एक्सएल कितना होता है, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, और एफ बढ़ रहा है। जब एफ नॉट था, जब ये एफ नॉट था, यहाँ पर एक लाइन और लिख दूँ जिससे कि एक बात क्लियर हो जाए, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल डिफरेंस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों एफ नॉट थे तो ये इसके इक्वल था, लेकिन जब मैंने उसके बाद एफ नॉट के बाद एफ को बढ़ाया तो ये टर्म बढ़ेगा, यानी ओमेगा एल बढ़ेगा, यानी एक्स एल बढ़ेगा एक्स सी से, तो ये जो टर्म होगा ये ज़ीरो नहीं रहेगा, ये जो टर्म होगा ज़ीरो नहीं रहेगा। तो आर स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, तो अब जेड की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम नहीं होगी, बल्कि जैसे आप एफ बढ़ाते जाओगे या ओमेगा बढ़ाते जाओगे एक्स एल बढ़ता जाएगा एक्स सी से, तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जाएगा, और जब ये बढ़ता जाएगा और इसका स्क्वायर ऐड होगा आर स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू जेड मिनिमम से बढ़ती जाएगी। तो जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। ये और जो करंट मिलेगी आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, क्योंकि आप देखिए जेड की वैल्यू बढ़ रही है तो जो करंट होगी वो कम होगी इस तरह से। फिर से आ जाइए एफ नॉट पर, जब ये एफ नॉट और ये भी एफ नॉट, तो ये इससे इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग एफ नॉट से कम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, जब एफ नॉट से कम करेंगे तो ये और ये इक्वल नहीं होंगे, अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू कम करते जा रहे हो ना आप, तो ये टर्म बढ़ता जाएगा और ये कम होता चला जाएगा, ये टर्म बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, एक्स सी बढ़ता जाएगा, एक्स एल कम होता जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है और इसका स्क्वायर ये कुछ ना कुछ होगा, और इसका जो स्क्वायर है वो आर स्क्वायर में ऐड होगा, तो जेड की वैल्यू फिर से आर के मुकाबले बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए सिमेट्रिकली ये जैसे ऐसे बढ़ा था वैसे ही यहाँ पर ये ऐसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और जो करंट है वो उसी तरह से जैसे यहाँ पर कम हुई थी वैसे यहाँ पर कम होगी। ये कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही, वैसे तो करंट सर्किट में कम रहती है, अगर फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू एफ नॉट ना हो तो करंट कम है और जेड ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एफ इजिकल टू एफ नॉट हुआ एकदम से इसी पॉइंट पर जेड मिनिमम और करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये पहचान है कि इस वक्त जो है रेजोनेंस ये हो गया सर्किट में, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये कहाँ पर काम में आता है, एप्लीकेशन क्या है। तो किसी भी सर्किट में ट्यूनिंग के लिए, जैसे कि रेडियो रिसीवर्स हैं,
या टेलीविज़न रिसीवर्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं और एंटीना की हेल्प से हम लोग उसको ट्यून करते हैं। आप जब चैनल चेंज करते हैं, जैसे रिमोट से करते हैं, पहले मैनुअली हम लोग चेंज किया करते थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते हैं। आपको अगर आपने देखा हो रेडियो को, तो आपने देखा होगा रेडियो में हम लोग एक नॉब इस तरह से घुमाते हैं। जब नॉब को घुमाते हैं तो उसमें जो कैपेसिटेंस है, सर्किट में कैपेसिटेंस लगा होता है, एंटीना सर्किट में कैपेसिटेंस चेंज होती है। जब कैपेसिटेंस चेंज होती है तो F = 1/2π√LC जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, ये 1/2π√LC ये चेंज होती है। और जब ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F0 की इक्वल हो जाती है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए जो सर्किट में करंट है वो मैक्सिमम हो जाया करती है और हम उसे ट्यून कर लेते हैं, तो उसको कैच कर लेते हैं, उसको सुन लेते हैं। ये मतलब होता है ट्यूनिंग सर्किट का। समझिए क्या होता है कि हमारे पास ये एक एंटीना है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक LCR सर्किट एंटीना में। और इसमें जो ये कैपेसिटेंस है ये वेरिएबल है, एरो मतलब वेरिएबल है। एंटीना पर बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ये अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जब हम लोग यहाँ पर ये एंटीना पर जो सिग्नल्स हैं, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। जब हम लोग इस ये इस नॉब को घुमाते हैं, कैपेसिटेंस चेंज होगी। जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी F = 1/2π√LC वो चेंज होगी। और जब वो चेंज होकर यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से यहाँ पर जो भी वोल्टेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं उनमें से किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसके इक्वल हो जाएगी। जब F0 इसके इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस हो जाएगा। उसके लिए जो सर्किट की इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगी और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्यून कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास जो भी हमारे पास है डिवाइस, अगर रेडियो है तो आप लोग उसको सुन सकते हैं, टीवी है तो आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, चैनल को आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट होता है, यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस और इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जितना आप अप्लाई करते हो उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल सकता है, और वोल्टेज बढ़ के मिलता है एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस। इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, इसलिए वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं देखिए मैं आपको बताऊंगा। वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट ये कहते हैं। रीज़न समझिए, एक एग्जांपल समझिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो अप्लाई किया 100 वोल्ट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यह है 100 ओम, और इन केस ऑफ रेजोनेंस जो XL और XC की वैल्यू है ये सपोज 2000 ओम है। तो जब रेजोनेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ रेजोनेंस, तो जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं I = होगी V/,
Z मिनिमम, और Z में कितना होता है, R के इक्वल होता है, तो V कितना हो गया 100, R कितना हो गया 100, तो हो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी यहाँ पर। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो आप देखिए VR कितना, VL कितना और VC कितना। VR होता है I इंटू R, ये होता है I इंटू XL, ये होता है I इंटू XC। तो I की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू 100, 1 इंटू 2000, तो 1 इंटू 2000। तो आप देखेंगे कि 100 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ही आ जाएगा, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो तो R के अक्रॉस आ गया। यहाँ पर 2000 वोल्ट और यहाँ पर 2000 वोल्ट ये मिलता है। अब आप मन में सोचें कि भाई हमने जो अप्लाई किया वो तो 100 वोल्ट अप्लाई किया, और लेकिन अगर आप लोग इसको ऐड करो तो 2000 और 2000 4100 ये मिला। तो ये आप देखिए जो वॉल्यूशन नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, आप बताइए कैसे हो सकता है ऐसा कि हम अप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट, मिल रहा है 2001 पर, 2001 पर, 101 पर, ऐसा मिल रहा है। अगर आप लोग लगाएंगे ना यहाँ पर वोल्ट मीटर तो ये रीडिंग आएगी, यहाँ लगाएंगे रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये पूछते हैं कि हमने जब अप्लाई कम किया तो ज़्यादा वोल्टेज कैसे मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आप देखिए, ये तो सही बात है कि हाँ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो रहा है R के अक्रॉस और C के अक्रॉस ये हो रहा है, और इसी वजह से कहते हैं वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझिए, एक्सप्लेनेशन ये रहा फेजर डायग्राम, ये इसे समझिए। आप देखिए, आप बताएंगे कि जो वोल्टेजेस हैं ये यहाँ पर कैसी क्वांटिटी हैं, ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। यहाँ पर जो VL और VC हैं ये सेम फेज़ में नहीं है, ये अपोजिट फेज़ में है। अगर आपने यहाँ पर लगाया तो 2000 वोल्ट मिला, यहाँ पर देखा 2000 वोल्ट मिला, मिला कर देखा तो 0 मिला। 0 इसलिए मिला क्योंकि VL और VC सेम फेज़ में है ही नहीं, VL और VC तो अपोजिट फेज़ में है ना, इसलिए अगर L और C के अक्रॉस देखा कंबाइंड तो 0 मिलेगा, और जो आपने अप्लाई किया 100 वो इसके अक्रॉस मिल गया। तो इस तरह से आप देखिए कि जो टोटल वोल्टेज है वो तो कंजर्व्ड है। फिर उसके बाद आप देखिए अगली बात जो आती है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। तो आप देखेंगे कि जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है, जब रेजोनेंस होता है वहाँ पर तो उस वक्त जो V = VR होता है, यानी रेजिस्टेंस पर टोटल अप्लाइड वोल्टेज एम्पियर होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो Z की वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाया करती है, Z = R ये होता है। उसकी जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाया करती है और वो ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाया करती है। जो करंट होती है वो मैक्सिमम हो जाया करती है, I = V/R के इक्वल हो जाया करती है। वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाया करते हैं। जो मैक्सिमम करंट है वो R पर डिपेंड करती है। अगर ओमिक रेजिस्टेंस आप कम करते हैं मैक्सिमम करंट बढ़ जाया करती है, अगर आप ओमिक रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं मैक्सिमम करंट कम हो जाया करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट है वो उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो केवल डिपेंड करती है L और C पर, वहाँ पर R का कोई भी रोल नहीं होता है। हालांकि जो टोटल वोल्टेज होता है वो कंजर्व्ड होता है, लेकिन इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा एम्पियर हो सकता है। इसलिए हम इसको वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हम लोगों को मिला करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ट्यूनिंग सर्किट मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैच कर लेना, ट्यून कर लेना, उसको सुन लेना, उसके लिए करंट को मैक्सिमम कर देना। तो ऐसे ट्यूनिंग सर्किट्स में जो रिसीविंग सर्किट्स होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, टीवी रिसीवर्स या रेडियो रिसीवर्स, उसमें हम लोग इस सर्किट का यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।